Good evening, students. Welcome back to the YouTube channel of ATS. We have come up with the second unit now, the system of government, right? In which we will study about that what is the parliamentary system, how it works. Then we'll go to parliament chapter, and then we'll see how the federalism work, right? All these important machineries of the government, that how actual the system of our Indian government works, we'll try to learn in this series. So starting from the basics, today we'll start with the parliamentary system, that what actually is the parliamentary system. ठीक है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, कैसे वो फंक्शन करता है, क्या उसके मेरिट्स हैं, क्या उसके इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जो कि ये बताता है कि दैट इंडिया के अंदर एक जो है डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है. गॉट माय पॉइंट. शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम से. देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है कि जहां पे सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट, हिंदुस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब यह है कि जहां पे एग्जीक्यूटिव जो है वो रेस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को. एग्जीक्यूटिव का मतलब है कैबिनेट. तो जो हमारी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या कैबिनेट बॉडी है, वो रेस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर्स. स्टेट की बात करें तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स. गॉट माय पॉइंट. इसी को कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहां पे कंप्लीट अथॉरिटी जो लॉ बनाने की होती है वो पार्लियामेंटेरियंस के पास होती है. और पार्लियामेंटेरियंस कौन होते हैं? जो कि जनरल इलेक्शंस में जीत के आते हैं विद मैक्सिमम नंबर ऑफ द वोट्स. जिस पार्टी के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ द वोट्स होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ द जनरल असेंबली में जिसकी सीट्स जीतेंगी, वो आके गवर्नमेंट फॉर्म करता है और फिर जो है वो गवर्नमेंट बनाता है. और जब गवर्नमेंट बनाता है तो वहां पे मिनिस्टर्स होते हैं, एंड दीज मिनिस्टर्स एंड दोज मिनिस्टर्स, दे आर रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पार्लियामेंट. बिकॉज ये जब भी कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, जब भी ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, दे आर टोटली रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पार्लियामेंट. अब इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने लिया है ब्रिटिश मॉडल से. यहां पे हम जो है वो फॉलो करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम मॉडल. यूएस में होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वहां पे जो होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर. प्रेसिडेंट ही जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, और प्रेसिडेंट ही जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है. बट हमारे यहां जो रियल हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, और जो नॉमिनल हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट. वो आगे हम बात करेंगे. और स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम से. A parliamentary system of a government is one which the majority of the legislature supports the executive branch of the government. फिर ये कह रहा है कि हम जो सपोर्ट करते हैं, या जो हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो मॉडल है, दैट इज वेरी सिमिलर टू द वेस्ट मिनिस्टर ऑफ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज ब्रिटिश मॉडल. ठीक है. फिर उसके बाद ये कह रहा है कि द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मीन्स दैट द पार्लियामेंट पजेस द टोटल अथॉरिटी. मीन्स पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो टोटल अथॉरिटी होती है लॉज को बनाने की, उसको फॉर्मुलेट करने की और इंप्लीमेंटेशन करने की, वो टोटल अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास होती है. नोबडी इज अबोव द पार्लियामेंट. और इसका यह मतलब होता है कि यहां पे इंडिया के अंदर किसी सिंगल इंडिविजुअल के पास जो है पावर अथॉरिटी नहीं होती है. पावर अथॉरिटी इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट. इसका यह मतलब है. ठीक है. फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमारे यहां इंडिया में कैबिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, बिकॉज दैट शोज दैट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. और जो इंडिया के अंदर मॉडल हमने अडॉप्ट कर रखा है, दैट इज प्राइम मिनिस्टरियल मॉडल, जिसको हम पार्लियामेंट्री मॉडल भी कहते हैं. मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर जो रियल हेड होता है वो पीएम होता है, और जो नॉमिनल हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है. अब जो गवर्नमेंट है, आगे चलो मैं आपको बताता हूं. अब कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. An example of the democratic state governance is the parliamentary system. In this system, the political party that garnered the most of the votes, majority of the seats in the House, Parliament during the general elections, take the office of the ruling party.
मतलब जनरल इलेक्शंस में जिस जो भी कोई रूलिंग पार्टी वो होती है जिसका जनरल इलेक्शंस में सबसे ज्यादा सीट्स आती हैं, वो जाके फॉर्म करती है गवर्नमेंट, ठीक है। और वो वाला सिस्टम जो है वो इंडिया में हमने अडॉप्ट कर रखा है, ठीक है। और इंडिया में मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, इंडिया के अंदर जो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें हम जो मॉडल अडॉप्ट हमने कर रखा है, दैट इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब लोकसभा में जैसे मान लीजिए किसी के पास किसी जगह किसी असेंबली में या कहीं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में 100 वोट है, और मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक को मिले हैं 25, एक को मिले हैं 20, एक को मिले हैं 21 वोट, और मान लीजिए एक को मिले हैं 30 वोट। तो यहां पे क्या होगा, जिसको मैक्सिमम नंबर वोट होंगे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। दिस इज द आई एम टेलिंग यू ना लेमैन लैंग्वेज, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, वोटिंग परसेंटेज का यहां कोई मायने नहीं रखता है, जिसको जितने ज्यादा वोट मिलेंगे वो जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो मॉडल है ये हम फॉलो करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड on the British parliamentary system, where the administration is thought to be primarily responsible in formulating the policies and ensuring it is to be passed by the law, maintaining in the Lok Sabha's trust. मतलब सुप्रीम कोर्ट की माने तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम पे, जहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मुलेट करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, या लॉज जिसको हम बोलते हैं, या एक्ट्स जिसको हम बोलते हैं। भाई पार्लियामेंट ही बनाती है सारे लॉज इंडिया के अंदर, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक द लॉज, टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी, और इंश्योर करते हैं कि जो भी लॉ बनाया जाएगा पार्लियामेंट में वो लोकसभा से पास हो, फिर राज्यसभा से पास हो, और फिर उसको जो है वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है एसेंट देने के लिए। और जब प्रेसिडेंट एसेंट दे देता है तो वो फाइनली बन जाता है लॉ, और वो लागू होता है थ्रू आउट द कंट्री, सेंटर और स्टेट्स बोथ में, ठीक है। ये वाले मॉडल पे हम लोग जो है वो इंडिया में काम करते हैं। गॉट माई पॉइंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसकी जो पावर्स हैं वो 74 और 75 आर्टिकल में है। स्टेट गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है वो आर्टिकल 163 और 164 में है। द एग्जीक्यूटिव अंडर दिस सिस्टम सिट इन द लेजिस्लेचर बिकॉज दे आर लॉ मेकर्स अनलाइक द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यहां क्या होता है इंडिया के अंदर, जो कैबिनेट होती है दैट इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब जो एमपीज होते हैं या एमएलएज होते हैं वही मिनिस्टर बनते हैं, और जब व्हेन दे आर द मिनिस्टर देन दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द एंटायर लेजिस्लेचर। तो यहां ऐसा नहीं है यूएस के जैसे, कि यूएस में तो क्या होता है, जो मिनिस्टर होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, सेक्रेटरी फॉर डिफेंस है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द सेनेट। प्रेसिडेंट अपनी इच्छा अनुसार जो उस फील्ड के अंदर जो नॉलेजेबल लोग होते हैं उनको डायरेक्टली पिक करता है, एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द एग्जीक्यूटिव। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर नहीं बन सकता अनटिल अनलेस ही इज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। एक केस में बन सकता है, लेकिन उसके बाद मैक्सिमम 6 महीने तक रह सकता है। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ने किसी को चूज कर लिया कि इसको मिनिस्टर बनाना है, तो वो मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए रह सकता है। 6 महीने के बाद में उसको इलेक्ट होना पड़ेगा, आइदर लोकसभा से आइदर राज्यसभा से, बट दोनों हाउस में से एक हाउस से उसको इलेक्ट होना पड़ेगा। और 6 महीने के बाद अगर वो इलेक्ट नहीं होता दोनों किसी हाउस में,
तो फिर वो उसकी पोजीशन जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, ही विल नॉट बी कंटिन्यू एज अ मिनिस्टर। दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि यहां पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं एंड एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। गॉट माई पॉइंट? और एज लॉन्ग एज द लोअर हाउस, जिसको हम अपर हाउस जो होता है, लिख लीजिए, ये होती है राज्यसभा, और ये परमानेंट इन नेचर होता है। मतलब ये हाउस जो होता है ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है। इसके जो 1/3 मेंबर होते हैं वो एवरी ईयर रिटायर होते हैं और ये चलता रहता है, कंटिन्यूअस रनिंग हाउस होता है, कभी भी ये हाउस बंद नहीं होता है। लोकसभा क्या होता है, इसका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है गवर्नमेंट का, हर 5 साल से जनरल इलेक्शंस होते हैं, और इसको लोअर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को। ठीक है, बाकी डिस्कस जो है डिटेल में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिटेल में जो डिस्कस करेंगे वो अपन पार्लियामेंट वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके मेन फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहला फीचर होता है नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल हेड जो होता है, हमारे यहां हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। जो भी फैसले लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं, लेकिन जो रियल हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, और जो प्रेसिडेंट होता है वो द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। कैबिनेट मींस कैबिनेट को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, और कैबिनेट का जो भी डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट बाउंडेड बाय दैट। क्योंकि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, और यही लोग लॉज बनाते हैं। मैंने आपको बताया जो लेजिस्लेचर्स होते हैं दे आर द ओनली पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। तो और जो प्रेसिडेंट होता है, इसीलिए प्रेसिडेंट को जो कहते हैं नॉमिनल हेड कहते हैं, और रियल हेड होता है पीएम होता है, ठीक है। देयरफॉर द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, पूरे इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ठीक है। Article 74 provides the Council of Ministers headed by the Prime Minister to assist the President in performing the duties and to advise him. जो भी सरकार में लॉज बनते हैं, जो भी हल्फनामा उठाया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से उठाया जाता है। कोई भी बिल होता है वो फाइनल अथॉरिटी जो होती है, जब लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है वो फाइनल सिग्नेचर उसके ऊपर प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। इसीलिए प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट को हम नॉमिनल हेड कहते हैं, क्योंकि उसका और प्रेसिडेंट जो है वो खुद एक पार्लियामेंट का पार्ट है। लोकसभा, राज्यसभा और जो प्रेसिडेंट ऑफिस होते हैं दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। और जो प्रपोजल मेड बाय द कैबिनेट होता है वो बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। जो भी कैबिनेट डिसीजन करती है उसको जो है प्रेसिडेंट जो है सस्पेंड नहीं कर सकता। गॉट माई पॉइंट? तो ये सबसे बड़ा फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम का इंडिया के अंदर, कि यहां पे नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म द एग्जीक्यूटिव बॉडी और द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। जैसे मान लीजिए टोटल जितनी भी, वो पार्लियामेंट वाले चैप्टर में बताऊंगा, टोटल जैसे मान लीजिए 545 मेंबर्स हैं, तो इस 545 के जितनी गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी होती है वो 15% ऑफ द मेंबर से ज्यादा जो है मिनिस्टर नहीं बना सकती, चाहे वेदर कैबिनेट प्लस जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट होते हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। बाकी जितने पीछे बचे एमपीज जो होते हैं, वेदर रूलिंग पार्टी के, वेदर अपोजिशन पार्टी के, ये सब पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर होते हैं, ठीक है। फिर द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट विच मीन्स द एग्जीक्यूटिव पावर कम्स थ्रू द लेजिस्लेचर, ठीक है। जनता डायरेक्टली चुनती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, और फिर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती है, जितने जो रूलिंग पार्टी होती है, वो सारे मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ठीक है। इसीलिए लेजिस्लेचर जो होती है एग्जीक्यूटिव उसी का पार्ट होता है। फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहली बात, रियल एंड नॉमिनल हेड होते हैं। फिर उसके बाद में
दूसरा आपको बताया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंने आपको बताया आर्टिकल 75 में ये लिखा गया है कि मिनिस्टर आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल, टू द लोकसभा पर्टिकुलर। आर्टिकल 75 दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। स्विम एंड सिंक टुगेदर का मतलब है जब गवर्नमेंट चलती है तो सारे एक साथ जो है वो दे आर द रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द एग्जीक्यूटिव जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के लिए। और अगर गवर्नमेंट कल को चली जाती है, मान लीजिए गवर्नमेंट किसी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया और गवर्नमेंट 5 साल के बाद अगर चली जाती है तो जो कैबिनेट जो है वो सारे जो है वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाती है। फिर उसके बाद फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। इन केस बीच में अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस्तीफा दे देता है, रेजिग्नेशन देता है, तो जो एंटायर कैबिनेट होती है उसका ऑटोमेटिक रेजिग्नेशन माना जाता है। ठीक है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कैबिनेट। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन कर देता है, तो ऑटोमेटिकली कैबिनेट जो है डिसॉल्व हो जाती है। फिर सबसे बड़ी बात है दूसरी, फिर उसके बाद है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब है 2 केसेस इसके अंदर बनते हैं। मतलब जो एग्जीक्यूटिव होती है, वो जो करंट गवर्नमेंट होती है, रूलिंग पार्टी होती है, उस वो सारे एक बाउंडेड बाय एक ही आइडियोलॉजी के लोग होते हैं। ठीक है, सारे एक ही आइडियोलॉजी के लोग होते हैं। जो लेजिस्लेचर होती है वही बनाती है एग्जीक्यूटिव। अगर रूलिंग पार्टी के लोग हैं, मान लीजिए उनकी सबकी एक ही आइडियोलॉजी है, बट अगर इन केस कोलिशन की गवर्नमेंट है तो भी वो सब एक ही आइडिया से जो है वो बाइंड होंगे। इसका मतलब है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब है जो भी करंट गवर्नमेंट होती है उसका एक ही आइडियोलॉजी होगी, इन केस दे आर बाउंडेड बाय ए सर्टेन आइडियोलॉजी। बट इन केस अगर कोलिशन गवर्नमेंट है, बहुत सारी पार्टीज मिलके एक सरकार बनाती हैं, जो हमने 90 के दशक में देखा। ठीक है, यूपीए 1, यूपीए 2, फिर 2000 वाली लाइन में एनडीए 1, एनडीए 2, जो भी एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर भी सर्टेन एजेंडाज सेट होते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, और वो सारे मिलके जो है एक साथ उसी एजेंडा के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, आइडियोलॉजी भले ही सेम ना हो, लेकिन एजेंडा जो होता है फिर वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के उस हिसाब से उसको रन करते हैं। फिर एक होता है ड्यूअल मेंबरशिप। मैंने आपको बताया मिनिस्टर्स जो होते हैं वो दे आर द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर्स ओनली। मैंने आपको बताया दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन नॉट बी ए मिनिस्टर until unless he is not a member of parliament, whether it is Lok Sabha, whether it is Rajya Sabha, that is another concern. फिर आर्टिकल 75 क्लॉज 5 क्या कहता है, that state that a minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of either. आर्टिकल 75 क्लॉज 5 ये कहता है कि कोई भी मेंबर जो कि मिनिस्टर है, अगर वो मिनिस्टर 6 महीने के बाद अगर किसी भी हाउस से चुन के नहीं आता है, तो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट 6 मंथ ही विल बी नॉट कंटिन्यू एज ए मिनिस्टर। ठीक है, ये कहां लिखी है बात, ये लिखी है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 5 में। आर्टिकल 74 में क्या लिखा है कि जो कैबिनेट, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो जो एडवाइस करेगा कैबिनेट के साथ, और जो कैबिनेट की जो एंटायर एडवाइस होगी, ठीक है, वो दैट इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। मतलब कैबिनेट की जो भी एडवाइस होगी दैट इज कलेक्टिवली बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर होता है प्राइम मिनिस्टर इज अ लीडर। मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर प्लेज अ लीडिंग रोल इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ही इज द लीडर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी। ठीक है, तो उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। अमंग दीज कैपेबिलिटीज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, वेरी क्रिटिकल रोल इन द ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो है वो आर्टिकल 74-75 में बात की गई है, लेकिन वर्ड जो प्राइम मिनिस्टर उसको डिटेल में कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में नहीं है। ठीक है, फिर डिसॉल्यूशन ऑफ द लोकसभा। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा एंड होल्ड अ न्यू इलेक्शन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स टेन्योर। ठीक है, ये सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम जब हम बात कर रहे हैं उसका ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो लोकसभा का हमारे यहां जो टेन्योर होता है दैट इज 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक तो गवर्नमेंट चलेगी, 5 ईयर्स के बाद तो आपको कंपल्सरी
जो है वो इलेक्शन करवाना ही करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे, उसकी कैबिनेट चाहे, तो वो प्रेसिडेंट को जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं 5 साल के पहले भी, मान लीजिए 4.5 साल में रिकमेंड कीजिए कि है दोबारा फ्रेश इलेक्शंस करवाइए। ठीक है। देयरफॉर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव हैज द राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व्ड। मतलब एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनके पास पावर होता है कि जो लेजिस्लेचर्स हैं उनको डिसॉल्व कर सके, हाउस को डिसॉल्व कर सके बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द 5 ईयर। ये किसका फीचर है? ये पार्लियामेंट्री फीचर है। क्या हो गया? डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा। इससे पहले हमने देखा प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। इससे पहले हमने देखा ड्यूअल मेंबरशिप होती है। फिर उससे पहले हमने देखा पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है। फिर उससे पहले हमने देखा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर हमने देखा था नॉमिनल एंड द रियल एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सीक्रेसी। जो भी मिनिस्टर होते हैं वो एक ओथ लेते हैं कि वो अपनी किसी भी पॉलिसी के बारे में, कोई भी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन होगी या कोई भी प्रोसीजर होगा, उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है। उसके लिए वो शपथ लेते हैं मिनिस्टर जब बनते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के सामने। फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की मेरिट्स क्या हैं। व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम का एडवांटेज क्या है? बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेचर। मैंने आपको बताया सिंस द एडमिनिस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड द मोस्ट लेजिस्लेचर जनरली सपोर्ट द गवर्नमेंट, इट इज इजियर टू पास द लॉ एंड इंप्लीमेंट देम। कैसे भाई? एग्जीक्यूटिव बॉडी तो वही बनेगी ना जो रूलिंग पार्टी की होगी, और रूलिंग पार्टी कब होगी? जब मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपीज उनके पास होंगे, और जब मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपीज होंगे तो ऑटोमेटिकली उनके लिए लॉ को फॉर्मुलेट करना और फिर उसको इंप्लीमेंट करवाना या लोकसभा या राज्यसभा से पास करवाना इजी रहेगा। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि यहां पे जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होता है उसका बहुत ही बेहतर कोऑर्डिनेशन होता है। दैट इज द पार्ट ऑफ द मेरिट्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। फिर होता है प्रिवेंट ऑथोरिटेरियनिज्म। ऑथोरिटेरियनिज्म का मतलब ये होता है कि यहां पे गवर्नमेंट के में किसी एक सिंगल अथॉरिटी के पास जो है वो पावर होल्ड नहीं करती है। पावर जो है वो कलेक्टिव है। किसकी? एंटायर कैबिनेट की। एंटायर कैबिनेट इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है या एग्जीक्यूटिव जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होती है टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। मतलब यहां पे डिक्टेटरशिप जो है वो इंडिया के अंदर प्रिवेलेंट नहीं करती है, बिकॉज यहां पे जनता डायरेक्टली चुनती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, और फिर जो है वो फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट जो कि हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो यहां सारी पावर जो है वो एक आदमी के हाथ में नहीं है, दैट इज इन द हैंड ऑफ द एंटायर कैबिनेट। और इसीलिए मैंने आपको बोला था पिछले आर्टिकल में कि प्राइम मिनिस्टर, जैसे इमरजेंसी वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि इमरजेंसी जो होती है वो एंटायरली प्राइम मिनिस्टर के कहने से नहीं लगती। दैट हैज टू बी रिटन बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द एंटायर कैबिनेट। उसी के बाद इमरजेंसी लगती है। तो कहने का मतलब है यहां किसी एक आदमी के हाथ में पावर नहीं है। द पावर इज इनटू द हैंड्स ऑफ एंटायर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो मिनिस्टर होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं टुवर्ड्स द पार्लियामेंट फॉर देयर एक्शंस। क्योंकि बहुत पार्लियामेंट वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा पार्लियामेंटेरियंस को कैसे, जो एग्जीक्यूटिव है उसको लेजिस्लेचर चेक एंड बैलेंस कैसे करता है, बाय द मेथड्स, मींस एंड मेथड्स ऑफ क्वेश्चन आर होते हैं। आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हो। बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं सरकार की, जो अथॉरिटेरियन उसका कैरेक्टर होता है उसको मेल्ट डाउन करने के लिए। ठीक है। इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव होती है दैट इज द मोस्ट दे आर पावरफुल बट दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन आर होता है, एडजॉर्नमेंट मोशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। ये सारे डिवाइसेस हैं जो है एग्जीक्यूटिव को या किसी डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो गवर्नमेंट होती है दैट शुड बी फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। गॉट माई पॉइंट? ये सबसे बड़ा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या? टू प्रिवेंट द ऑथोरिटेरियन कैरेक्टर एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट।
अगर रूलिंग पार्टी लूज करती है मेजोरिटी को, तो प्रेसिडेंट जो होता है वो इनवाइट कर सकता है अपोजिशन पार्टी को टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो होता है वो एक, उसको ये भी कहा जाता है कि एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा रेडी रहती है। ठीक है, तो फ्रेश इलेक्शंस करवाने की, देश को बार बार इलेक्शंस में झोंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स। पार्लियामेंट्री जो है सिस्टम वो प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स इन द कंट्री। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट टू द कंट्रीज इन इंडिया। मतलब सिर्फ एक डिफरेंट ग्रुप्स का क्या मतलब है भाई, इंडिया के अंदर जो है वो फ्रॉम जम्मू से लेके तमिलनाडु तक, गुजरात से लेके अरुणाचल तक, हमारे यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम भी है। एससीज को भी सीट देनी है, एसटीज को भी सीट्स देनी है। वुमेन रिजर्वेशन अभी आया है, लागू नहीं हुआ, फिर एक अमाउंट ऑफ वुमेन्स भी जाएंगी। तो कहने का मतलब है हर ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू रेज देयर वॉइस इन द पार्लियामेंट। मतलब हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का हमने इसमें हिस्सेदारी रखी है कि वो जो लॉज फॉर्मुलेट होते हैं या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज होता है उसमें उनका हाथ हो। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी होती है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज फ्लेक्सिबल बिकॉज इट कैन बी इजिली चेंज एज इट इज नीडेड। ठीक है, मतलब जरूरी हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है फॉरेन जैसा, मलेशिया जैसा या सिंगापुर जैसा कि यहाँ 20-20 साल तक एक ही मातिर मोहम्मद की सरकार रहेगी। कहने का मतलब है हर 5 साल के बाद इलेक्शन होगा, हर 5 साल के बाद जरूरी नहीं है कि एक ही रूलिंग पार्टी को जो है हमेशा वोट मिले। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो इजिली चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट, फ्लेक्सिबल सिस्टम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, फिर डीमेरिट्स क्या हैं इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम की? व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम? मैंने आपको बताया कि यहां पे एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो दे आर द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर्स ओनली, है ना। तो क्योंकि जितने भी फैसले करते हैं, जितने भी लॉज बनाते हैं, जितनी भी पॉलिसीज बनाते हैं, वो सारी पॉलिसीज जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बनाती है। डायरेक्टली इट मीन्स एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाती है, कैबिनेट बनाती है, एक ही बात है। तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे कैबिनेट की डिक्टेटरशिप होती है, क्योंकि जो एंटायर कैबिनेट होती है वो वर्क अंडर प्राइम मिनिस्टर्स डायरेक्शन, विच में लीड टू द प्रॉब्लम फॉर द कैबिनेट डिक्टेटरशिप। ठीक है, क्योंकि सारी जो कैबिनेट होती है दैट वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ओनली। तो दैट कैन बी द पार्ट ऑफ, क्योंकि हर अब एक तो सीक्रेसी की ओथ हो गई, फिर उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम करना, तो यहां पे जो है कैबिनेट कैन बी अ फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पार्लियामेंट्री सिस्टम के डिसएडवांटेज का। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि मिनिस्टर मे नॉट बी एक्सपर्ट इन इट्स डोमेन। जैसे मान लो एजुकेशन मिनिस्टर है कोई, मान लो वो हो सकता है कि हाईली एजुकेटेड ना हो, उस फील्ड से रिलेटेड ना हो, और उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। मान लो किसी आदमी को पेट्रोलियम केमिकल से रिलेटेड नॉलेज ना हो, उसको पेट्रोकेमिकल जो है मिनिस्टर बना दिया। फॉर एग्जाम्पल समबडी डजंट नो द फाइनेंस और उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। समबडी डजंट नो अबाउट द डिफेंस एंड इट्स consequences and what are the other things related to defense, उसको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। somebody doesn't know about the rule and law and he have become the home minister। तो कहने का मतलब है ये एक सबसे बड़ा इसके अंदर डिसएडवांटेज है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ये एडवांटेज होता है प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। यूएस में होता क्या है, जो भी एक्सपर्ट होता है अपने फील्ड का, अपने डोमेन का, उसी को बनाया। जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन अफेयर्स में एक्सपर्ट है तो उसको जो है वो फॉरेन जो सेक्रेटरी बना दिया। मान लीजिए कोई एक्सपर्ट है लॉज के अंदर, उसको सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बना दिया। तो वहाँ पे क्या होता है, जो एक्सपर्ट होते हैं अपने डोमेन के, उसी को मिनिस्टर बनाया जाता है। यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, मे नॉट बी दे आर एक्सपर्ट इन टू देयर फील्ड एंड दे आर द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव सिस्टम। सो दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। ठीक है, फिर एक होता है ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होता है। जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, स्टेट सर्विसेज हो गई, दैट दे उनके पास सबसे ज़्यादा, क्योंकि लॉज बनाने का काम पार्लियामेंट्री का है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, लॉज को फॉर्मुलेट करना, वो तो ब्यूरोक्रेसी ही करती है। ठीक है, और फिर ये एडवाइस करते हैं मिनिस्टर को ऑन द वेरियस मैटर
एंड दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। मान लीजिए कोई लॉ बनवा दिया ब्यूरोक्रेट ने, फिर उसको इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, लॉ कुछ गलत हुआ या किसी भी तरह की पॉलिसी होगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबल तो लेजिस्लेचर ही है। ब्यूरोक्रेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है लॉज की फॉर्मुलेशन के लिए या इम्प्लीमेंटेशन के लिए, या कोई लॉ गलत बन गया, ठीक है, वो किसी भी प्रकार से ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। द ओनली रिस्पॉन्सिबल इन इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लेजिस्लेचर। फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट is vulnerable to influence outside the constitution such as joint parliamentary committees, national advisory committees। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है वो वनरेबल होती है क्योंकि बहुत सारे इंडिया के अंदर प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, थिंक टैंक्स होते हैं, और जो एनजीओज होते हैं, और या पार्लियामेंट्री कमिटीज, जॉइंट कमिटीज, या नेशनल एडवाइजरी कमेटी, जो कि गवर्नमेंट को बाहर से जो है प्रेशर दे के डिक्टेट कर सकते हैं, एक सर्टेन डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, ये एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, ताकि वाइड रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है। अब वो आपको तय करना है कि दिस इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देयर इज नो कंटिन्यूटी इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। चेंज इन द रूलिंग पार्टी यूजुअली फॉलोड द चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। मान लो कोई अच्छी पॉलिसी आ रही है, एग्जाम्पल जैसे कोई भी पॉलिसी है, एग्जाम्पल XYZ, मान लीजिए 5 साल ये गवर्नमेंट है, मान लीजिए कोई हेल्थ से रिलेटेड इन्होंने पॉलिसी निकाली अच्छी, फिर अगले बार जैसे कोई नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने इस पॉलिसी को बंद कर दिया और नई पॉलिसी। तो कोई जो पॉलिसी जो होती है वो कंटिन्यूएशन प्रोसेस में इंडिया में नहीं रहती है, जैसे ही सरकार बदलती है पॉलिसी बदल जाती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जो है वो एक डिसएडवांटेज है पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए। फिर यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, देयर इज नो रियल डिसेंट्रलाइजेशन, दैट लेजिस्लेचर कैन नॉट हेल्प द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। मतलब जो लेजिस्लेचर है वो बोलने के लिए किताबों में तो ठीक है कि लेजिस्लेचर इज executive is responsible to the legislature, but executive जो ministers होते हैं they never listen to the legislature। वो तो जो लॉ बनाना है लॉ बना, अगर उनकी अथॉरिटी पार्लियामेंट के अंदर अगर उनका मेजॉरिटी है तो वो तो ऑटोमेटिकली लॉ बनाएंगे और जो है पास करवा देंगे अपनी संख्या बल के आधार पे। तो यहाँ पे रियल डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्टेबिलिटी बहुत रहती है, सिंस द गवर्नमेंट कैन ओनली survive if it can demonstrate that it has the majority in the House of the Representative. If there is no large party after the elections, there will be instability। मान लीजिए गवर्नमेंट बनाने के लिए 545 में से 272 गवर्नमेंट MP चाहिए, मान लीजिए किसी एक पार्टी के पास 272 नहीं है, तो हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। 3-4 पार्टीज मान ले मिल के 272 का आंकड़ा पूरा कर दिया। मान लीजिए कल को इनके बीच कोई झगड़ा हो जाए तो फिर गवर्नमेंट गिरने का चांस होता है। तो हमेशा एक इंस्टेबिलिटी का जो है वो हमेशा एक जो है चांस बना रहता है। बट ऐसा भी नहीं है, हिंदुस्तान ने जो है कोलिशन गवर्नमेंट का भी दौर देखा और बहुत ही बेहतरीन फैसले कोलिशन गवर्नमेंट ने भी किए हैं। 90s के दौर में जितना भी ये LPG रिफॉर्म्स आए हैं ये सब कोलिशन गवर्नमेंट में ही आए हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू फूड, राइट टू ऑल दीज थिंग्स। तो दिस इज द पार्ट ऑफ इंस्टेबिलिटी। गॉट माई पॉइंट। फिर है अनक्वालिफाइड लेजिस्लेचर्स, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो है अपनी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते हैं। फिर फेलियर टू मेक द क्विक डिसीजंस, जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है, ठीक है, तो देयर इज अ फेलियर टू टेक द क्विक डिसीजंस सिंस द काउंसिल मिनिस्टर डज नॉट हैव द फिक्स्ड मैंडेट होता है, दे आर ऑफन रिलेक्टेंट टू बोल्ड एंड लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल डिसीजंस, ठीक है। तो ये भी सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट वो होता है। फिर रीजन क्या है इसको अडॉप्ट करने का, भाई हमने व्हाई वी हैव चूजन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, व्हाई डिड द मेकर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड टू अडॉप्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाइजली चूज द पार्लियामेंट्री मॉडल। द रीजन फॉर इट लाइज इन इंडियाज colonial political legacy as well as India's socio-political structure. The reasons were the following. By the time of the constitution framing, India already have some experience of the parliamentary system under the Government of India Act 1990, ठीक है, and 1935। 1919 में DRK आ गई थी, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रोविंशियल में जो है प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक सेंट्रल, डिवीजन ऑफ पावर्स हो गया था। फिर जो आज गवर्नमेंट का ढांचा आप देखते हो, मोस्टली दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो द इंडियन पीपल वर फैमिलियर विद इट। दूसरी चीज ये थी कि दिस एक्सपीरियंस ऑल्सो शोड कि एग्जीक्यूटिव कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल। जो भी मिनिस्टर बनेंगे
तो उनको ये था कि भाई भाई गवर्नमेंट कौन बनाता है, जिसके पास जितने ज़्यादा एमपीज होते हैं, और फिर कैबिनेट मिनिस्टर वही बनाएंगे जिसके पास जितने ज़्यादा मेजोरिटी में है। अब अगर इफ दे वांट बी दे आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स द सोशो इकोनॉमिक, टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ द सोशो इकोनॉमिक progress in the country, they are not working towards the welfare for the country, for the people, then next time people can change the government, because that executive, they are directly controlled by the people only, because in India people only choose the member of parliaments and the ministers are among the members of the parliament only. तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को इनडायरेक्टली कंट्रोल जो है वो जनता ही करती है, ये सबसे बड़ी बात है। फिर द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू मेक द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल्स डिमांड शुड बी अकाउंटेबल टू देम, ठीक है। फिर उसके बाद द मेकर्स वर रिलेक्टेंट टू गो फॉर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम एज इट गिव्स द एक्सेसिव पावर टू द प्रेसिडेंट हु वर्क्स इंडिपेंडेंटली विद द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने इसलिए भी अप्लाई किया क्योंकि हम लोग जो चाहते थे कि वो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है दैट शुड बी अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पीपल। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट हेड होता है एग्जीक्यूटिव का भी और हेड होता है गवर्नमेंट का भी, ठीक है। और यहाँ पे पार्लियामेंट में हेड होगा गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर। तो जब प्रेसिडेंट जो होगा अगर वो रेस्पॉन्सिबल ही नहीं होगा टुवर्ड्स द people, then tomorrow he can be authoritarian in the nature, tomorrow he can be a dictator in the nature। तो हमें सबसे बढ़िया लगा कि जो है डेमोक्रेसी के लिए सबसे बढ़िया सिस्टम होगा वो है प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और द प्राइम मिनिस्ट्रियल द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। द प्रेसिडेंट सिस्टम इज प्रोन टू पर्सनैलिटी कल्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। So the makers of the constitution wanted to have the strong executive branch but with a strong safeguard to avert the personality cult। फिर in the parliamentary system there are the several mechanisms to make the executive more answerable to the people representatives। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब उसके बाद में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है। तो आप ये जो देखो अगर आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है आप उसको एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इस वीडियो को आप एक बार दो बार देखिए, फिर मैं आपको गारंटी देता हूं जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। अगर आपने बेसिक अच्छे से क्लियर है, आपका थोड़ा सा आप एलिमिनेशन मेथड जानते हैं, तो यू विल बी इजीली एबल टू सेल आउट थ्रू द एग्जाम, ठीक है। अब हम देखते हैं which of the following these are the features of the parliamentary form of government। parliamentary form of government का सबसे बढ़िया फीचर क्या होता है इनमें से? सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट होता है, ठीक है, ये होता है। लेकिन हमें ढूंढना है जो सबसे बेस्ट फीचर होगा ऑप्शंस में, जो सबसे एकदम सटीक आंसर होता है। पीरियोडिक डिसोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी हो सकता है क्योंकि हर 5 साल के बाद में जो है इलेक्शन होता है और पार्लियामेंट के पास ही सोवरेनिटी होती है। ये सही है कि गलत? सोवरेनिटी हमेशा लोगों के पास होती है। हाँ, लॉ बनाने की सोवरेनिटी जरूर पार्लियामेंट के पास होती है, दैट इज नॉट इनटू द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, कोलिशन पार्टी रूल, ये जरूरी नहीं है पार्लियामेंट्री फॉर्म में हो सकता है एक ही पार्टी को मेजॉरिटी में वोट्स मिल जाएं। तो द बेस्ट आंसर वुड बी द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द ऑफ द एग्जीक्यूटिव टुवर्ड द लेजिस्लेचर। मैंने आपको बताया इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम का बेस्ट जो एग्जाम्पल वो क्या है, वो ये है कि यहां पे एग्जीक्यूटिव होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, मतलब जहां पे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो, सेंटर के पास भी है, स्टेट के पास भी है, थर्ड टीयर भी, जैसे इंडिया के अगर कंटेक्स्ट में बात करें तो गांव के लिए पंचायती राज है, शहरों के लिए म्यूनसिपैलिटीज हैं,
या नगर पालिका जो भी, या नगर परिषद, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है फेडरल गवर्नमेंट का। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पास कर सकती है एक ऑर्डर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है कर सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा ऑर्डर नहीं कर सकती। द स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंटर गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर होती है उसकी ओन, जिसको हम बोलते हैं, आपको मैंने बताया था स्टेट जो पावर है इंडिया के अंदर वो 3 लिस्ट में बटी है। सेंटर के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट के पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं, एक होती है कंकरेंट लिस्ट और एक होती है रेसिडुअरी पावर्स जो कि सेंटर के पास होती हैं, ठीक है। सेंटर में जैसे मान लो एयरपोर्ट, डिफेंस, मनी, ठीक है, एयरपोर्ट, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सब तरह के। स्टेट के पास जैसे पुलिस हो गई, लैंड हो गई, इस तरह के। कंकरेंट में जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये कह रहा है कि कुछ पावर्स होती हैं जिसमें कि वो आंसरेबल नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये तो ठीक है, थर्ड तो 100% करेक्ट है। तो इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब अपन चेक करते हैं सेकंड। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड, सो द बेस्ट ऑप्शन फेडरल गवर्नमेंट की जब अपन बात कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट, so the best option would be I think C only, ठीक है। फिर 2020 में क्वेश्चन आया है, द पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन सा होता है कि जहां पे ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट रिप्रेजेंट इन द गवर्नमेंट। नहीं, जरूरी नहीं है सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करें। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाई इट। हाँ, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा पार्लियामेंट के लिए। यही कह रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी लेजिस्लेचर के लिए, और जो है वो रिमूव भी हो सकती है गवर्नमेंट, या हो सकता है ये। फिर द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल कैन बी रिमूव बाय देम। नहीं, इलेक्ट जो है गवर्नमेंट को, लेजिस्लेचर को लोग करते हैं, लेकिन रिमूव करने की पावर इनके पास नहीं है, ठीक है। डी क्या है, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट। जो गवर्नमेंट है वो चूज करती है बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट रिमूव बाय इट बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ 5। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि पार्लियामेंट का एक फीचर ये भी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर ये भी है कि बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू होल्ड द फ्रेश इलेक्शंस। ठीक है, so the correct answer would be B. So guys, this was all about the parliamentary system, ठीक है। इसको आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगता है कि और कोई इसमें आपको लगता है कि कुछ और छूट गया हो या आपको कुछ सजेशन देना हो तो यू कैन कमेंट in the comment section. Till then, take care. Thank you.